हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ब्रूक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी गोइंग टू डिस्कस अ पोम फ्रॉम क्लास 12th बुक फ्लेमिंगो। दिस इज पोम नंबर 6, आंट जेनिफर्स टाइगर। ये जो पोम है इसको लिखा था एड्रिन सिसेल रिच ने, जो कि एक अमेरिकन पोएट थी, और इनका जन्म 1929 में हुआ यूएसए में, बाल्टीमोर में, एंड शी डाइड इन द ईयर 2012। अच्छा, इनके कुछ फेमस वर्क्स थे जिनके नाम यहाँ दिए हैं मैंने। वन ऑफ देम वाज ऑन लाइज, सीक्रेट्स एंड साइलेंस। सेकेंड वन वाज अ चेंज ऑफ वर्ल्ड। थर्ड, पोइट्री एंड कमिटमेंट एंड एसे। इन द ईयर 1974 उन्हें नेशनल बुक अवार्ड मिला। उसके बाद 2003 में उन्हें बोलिंजन प्राइज़ मिला और 2010 में ग्रिफिन पोइट्री प्राइज़ मिला। इसके बाद भी और इससे पहले भी कई अवार्ड्स उन्हें मिले, लेकिन ये कुछ इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जिनके नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। अब हम अगर पोम की बात करते हैं तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये जो पोम है ये एक मैरिड वुमन के कुछ सिचुएशंस को डिस्क्राइब करती है। एक ऐसी लेडी जिसका नाम है आंट जेनिफर, और वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है ज़्यादा। शी इज़ एक्चुअली डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड, और अपने हस्बैंड का प्रेशर वो इतना ज़्यादा फील करती हैं कि उनके हाथ कांप रहे हैं, उनके पूरे जो जेस्चर्स हैं, उनकी जो इनर फीलिंग्स हैं वो भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती। और उनकी इनर फीलिंग एक एम्ब्रॉयडरी के ज़रिए जो वो बैठी हुई बना रही हैं, जिसमें वो टाइगर्स को एम्ब्रॉयडर कर रही हैं, उनको बना रही हैं एक पीस ऑफ क्लॉथ पे। उसमें उनकी वो इनर फीलिंग को पोएटिस ने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, और वहाँ पर उसने उन टाइगर्स को बहुत ही फेयरलेस, शिवालरिक दिखाया है। दिस काइंड ऑफ डिपिक्ट्स कि आंट जेनिफर के अंदर जो फीलिंग थी कि वो इस तरह से अपनी लाइफ को जीना चाहती हैं, वो उन्होंने उन टाइगर्स के ज़रिए उस एम्ब्रॉयडरी में डिपिक्ट किया। और ये पोम बहुत हद तक आंट जेनिफर के इनर फियर्स, उनके डर, उनकी दहशत को डिपिक्ट करती है। नाउ लेट्स गो टू द फर्स्ट स्टैंजा। अब हम स्टैंजा वाइज इस पोम को समझने की कोशिश करेंगे। सो द फर्स्ट स्टैंजा सेज, Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. यहाँ पर जो आंट जेनिफर ने टाइगर्स बनाए हैं, they are prancing. Prance का मतलब होता है moving with a lot of energy, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के साथ, with aggression, उसके साथ वो मूव कर रहे हैं। यहाँ पर अक्रॉस द स्क्रीन मीन्स वो जो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी बनाई है उसमें से पास हो रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनाइजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट मीन्स चमकदार, क्योंकि जो टाइगर्स की स्किन है उन्होंने बनाई है, जो टोपाज मीन्स पेल येलो। टोपाज बेसिकली एक प्रेशियस स्टोन होता है और चमकदार येलो कलर का स्टोन होता है, तो वैसी उनकी स्किन है। एंड डेनाइजन्स का मतलब होता है जो किसी एक जगह के इनहेबिटेंट्स होते हैं, वहाँ रहने वाले जो होते हैं। और ये सबको पता है कि टाइगर्स जो हैं वो जंगल में रहने वाले हैं, तो वो अपनी दुनिया में, अपने वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स जंगल, उस जंगल में वो रह रहे हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। और वहाँ पर उन्होंने ट्री के नीचे एक आदमी भी बनाया है। अब यहाँ पर उस आदमी को बनाने का रीज़न क्या था? बेसिकली वो डिपिक्ट करता है आंट जेनिफर का डर किससे? उनके अपने हस्बैंड से। वो जो आदमी उन्होंने उस पेड़ के नीचे बनाया है वो उनका हस्बैंड है, उसको डिपिक्ट करता है, उसका एक सिंबल है वो। और वो कहती है दे डू नॉट फेयर द मैन बीनीथ द ट्री। और ये जो आदमी वहाँ खड़े हैं उससे ये जो टाइगर्स हैं ये नहीं डरते, बिकॉज आंट जेनिफर जो अपनी रियल लाइफ में अपने हस्बैंड से बहुत डरती हैं। बेसिकली वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का एक
विक्टिम है, शिकार हैं उसका, और वो कहती हैं कि मेरे जो टाइगर्स हैं वो इन मेन से, इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से डरते नहीं हैं, और वो अपनी शिवालरी में, यानी कि अपनी फेयरलेसनेस में, अपने फुल करेज के साथ दे पेस इन स्लीक शिवालरिक सर्टनिटी, वो बड़े स्मूथली, स्लीक मीन्स स्मूथ और शिवालरी मीन्स फुल ऑफ करेज, फियरलेस, वो चलते हैं फियरलेसली, अपनी पूरी शिवालरी, अपने करेज के साथ, बहुत स्मूथली, विदाउट एनी फेयर. Now let's go to the next stanza that says, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. यहाँ पर अगेन आंट जेनिफर के डर को दिखाया गया है. आंट जेनिफर जो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, जब वो उस वूल से, ऊन से, तो उनकी जो फिंगर्स हैं वो फ्लटर कर रही हैं. फ्लटरिंग का मीन होता है ट्रेम्बलिंग, अनस्टेडी है, काँप रही हैं, जैसे किसी डर से काँप रही हो या आउट ऑफ वीकनेस. यहाँ पर डर हो सकता है उनके हस्बैंड का, बिकॉज वो बहुत डरती हैं, और दूसरी चीज़ बिकॉज शी इज़ बीन इन टू दिस मैरिज फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे वक्त से वो शादी में है, एंड उनकी जो इनर स्ट्रेंथ है, उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो भी कमज़ोर पड़ गई है, वो वीक हो गई हैं, एंड दैट कैन बी अनदर रीज़न जिसकी वजह से उनकी जो फिंगर्स हैं वो फ्लटर कर रही हैं, और इतनी ज़्यादा काँप रही हैं, इतनी ज़्यादा बेजान हो गई हैं कि वो जो आइवरी नीडल है, वो जो सुई है, वो उसे खींच भी नहीं पा रही. बिकॉज एम्ब्रॉयडरी के लिए आपको सुई को कपड़े से आर पार करना होता है, उसे खींचना पड़ता है. शी इज़ नॉट एबल टू इवन पुल द नीडल. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, और उनके हाथों में, उन कपकपाते हाथों में, उन उंगलियों में एक चीज़ बड़ी अच्छे से प्रोमिनेंटली विजिबल है. वो क्या है? वो अंकल का वेडिंग बैंड. वेडिंग बैंड मीन्स जो रिंग शादी के वक्त या एंगेजमेंट के वक्त उनके हस्बैंड ने उन्हें पहनाई थी, वो रिंग बड़ी प्रोमिनेंटली विजिबल है, और उसका वज़न बहुत ज़्यादा है. वज़न क्यों ज़्यादा है? यहाँ पर उस वज़न से मतलब सिर्फ रिंग का वज़न नहीं है, यहाँ पर उस रिंग से जुड़ी हुई जिम्मेदारियाँ, उस रिंग से जुड़ी हुई सफरिंग्स, उस रिंग से जुड़ी हुई जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके, बिकॉज जब से उनकी शादी हुई शी इज़ बीन अ विक्टिम ऑफ मेल डोमिनेंस, तो वो उसका बर्डन बहुत ज़्यादा है, एंड दैट इज़ अ मैसिव वेट, राइट, दैट सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और वो बड़ी भारी लग रही है, उनके हाथ पे बैठी हुई है, और बहुत भारी होकर बैठी हुई है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है उस रिंग को पहनना. Now let's go to the third stanza. It says, when aunt is dead, her terrified hands will lie. When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. Here, what the poetess is trying to say कि जब Aunt Jennifer, when aunt will be dead, जब उनकी डेथ हो जाएगी, her terrified hands will lie, और उनके जो terrified डरे हुए, कपकपाते हुए हाथ हैं, full of fear, वो शांत हो जाएंगे, रुक जाएंगे, they will lie, एकदम रेस्ट में. Still ringed with ordeals she was mastered by. लेकिन फिर भी वो जो अंगूठी है, वो जो रिंग है, वो उनके हाथों में रहेगी, वो उनकी वेडिंग रिंग, और रिंग्ड विद ऑडियल्स. ऑडियल्स होते हैं अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस जो एक इंसान बहुत लंबे वक्त से झेल रहा होता है, जिससे वो गुज़र रहा होता है. और यहाँ पर उनका अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है उनकी शादीशुदा ज़िंदगी, जिसमें शी हैज़ बीन डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड एंड हैज़ बीन अ विक्टिम. दोज सफरिंग्स हैव मास्टर्ड हर. वो जो रिंग है उसने उसको मास्टर किया है. बेसिकली रिंग का मतलब उनके हस्बैंड है. रिंग यहाँ पर सिर्फ एक सिंबल है शादी का, और शी इज़ मास्टर्ड बाय हर हस्बैंड. द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing, proud and unafraid. तब भी उनके जो टाइगर्स हैं, जो उस पैनल में, उस पीस ऑफ क्लॉथ में, वो जो पीस ऑफ एम्ब्रॉयडरी उन्होंने बनाया है, वो निडर घूमते रहेंगे, ठीक है, प्राउड एंड अनअफ्रेड, पूरे गर्व के साथ और बिना किसी डर के. यानी कि आंट जेनिफर, उनकी मृत्यु के बाद, उनके मरने के बाद भी इन टाइगर्स में वो डर नहीं आएगा. वो फिर भी fearlessly, unafraid,
और पूरे गर्व के साथ, पूरी शिवालरी के साथ उस एम्ब्रॉयडरी में घूमते हुए मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इस पोम में यूज़ हुए पोइटिक डिवाइसेस की, जो पोइटिक डिवाइसेस यूज़ किए हैं पोइट्स ने यहाँ पर। तो सबसे पहले है एलिटरेशन। एलिटरेशन होता है जब दो सिमिलर साउंडिंग लेटर्स कॉन्टिन्यूएशन में आते हैं, जैसे शिवालरिक सर्टेनिटी, सी सी दोनों साथ साथ आया, फ्लटरिंग फिंगर्स, एफ एफ साथ में आया। नेक्स्ट है हाइपरबोल, यहाँ पर है मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अंकल का जो वेडिंग बैंड है उसका वेट एक्चुअली में ज़्यादा नहीं है। वेडिंग बैंड एक रिंग का वेट कोई ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हाइपरबोल इसलिए क्योंकि वेडिंग बैंड यहाँ जस्ट एक सिंबल है किस चीज़ का, वो जो जिम्मेदारियाँ और वो जो बर्डन्स आंट जेनिफर पर रहे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वेडिंग बैंड, जस्ट बिकॉज ऑफ द मैरिज। थर्ड, पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर हैंड्स को टेरिफाइड यानी कि डरा हुआ बताया गया है। हैंड्स कभी डरे हुए नहीं होते। डरा हुआ जो एक्सप्रेशन है वो एक फेशियल एक्सप्रेशन है जो इंसान के या किसी के फेस पर आता है, बट यहाँ पर हैंड्स को पर्सोनिफाई किया गया एज इफ वो कोई इंसान है जो डरे हुए हैं। ऑलराइट, एंड द लास्ट वन इज इमेजरी। इमेजरी मीन्स यहाँ पर एक इमेज क्रिएट की गई है। जब आप पोम को पढ़ते हैं तो कुछ लाइंस में एक इमेज आपके दिमाग में बन जाती है, और वो पहली इमेज कहाँ है? ब्राइट टोपाज डेनाइजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। पहली तो यहाँ पर जब उन्होंने टाइगर्स को बताया ब्राइट टोपाज डेनाइजन्स, यानी उनको डिस्क्राइब कर रही हैं बड़े अच्छे से कि भाई चमकते हुए येलो कलर के वहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यानी कि जंगल के। और दूसरा है मेन बीनीथ द ट्री। अगेन इमेजरी, एक इमेज क्रिएट की गई कि कुछ लोग खड़े हैं पेड़ के नीचे। ऑलराइट, सो ये सब पोइटिक डिवाइसेस हैं जो इस पोम में यूज़ हुए हैं। नाउ लेट अस डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पोम. The first one is, how do denizens in chivalric add to our understanding of the tiger's attitude? See, denizens, as we discussed earlier, means inhabitant of that particular place. So tigers, of course, are the inhabitants of the jungle itself, of the woods. They live in the woods. And here also they've been described as the inhabitants of the green, right? Green means woods, the jungle. And chivalric means fearless. So the tigers, because they live in their own world, their world is the jungle, and there they can roam around fearlessly, absolutely freely, without anyone stopping them from doing anything. They are free, they are liberated, and they are fearless, right, without any fear, and they are courageous. Alright, so this is what we understand about the tiger's attitude with the words denizens and chivalric. Now question number 2, what is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band? Well, we have discussed that in the poem itself, that massive weight of the uncle's wedding band here stands for the burden or the responsibilities that Aunt Jennifer has to bear. She has been into the marriage for a very long time, and she has been dominated, she has been ruled over, and that is why this weight is so massive, right? So it suggests that she was living in a male dominated society and was dominated severely by her husband. She was really afraid of him. Third, what are the ordeals Aunt Jennifer is surrounded by? Why is it significant that the poet uses the word ringed? What are the meanings of the word ringed in the poem? The ordeals that surrounded Aunt Jennifer were basically her marriage. She was performing all her duties and responsibilities in the marriage, despite the fact that she was not happy and she was dominated, she was being tortured. So that is why these ordeals were there. Second, when the poet says ringed, ringed means bound here. That she was bound by the ritual of marriage, bound by the institution called marriage, right? So that is why she is ringed. Ringed because ring is the symbol of that wedding, that marriage, and she was bound. Now, what are the meanings of the word ringed in the poem? So the poem here specifically ringed means the wedding ring that she was wearing, that she is married,
Second, she was bound. She was, like a slave. So all these words, they conclude the word ringed in the poem. I hope आपको ये poem अच्छे से समझ आ गई होगी. Thank you for watching the video, and please don't forget to share and subscribe. Thank you.